नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं। अजरबैजान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का भारतीय समुदाय को संबोधन। देश की विकास यात्रा में साझेदार बनने की अपील। 18वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में आज लेंगे हिस्सा। आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार और जलवायु परिवर्तन समेत अहम वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। नतीजों के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार गठन की कवायद शुरू। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपा गया फैसला लेने की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत। हरियाणा में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी बीजेपी। महाराष्ट्र हरियाणा के लोगों ने बीजेपी और उसके मुख्यमंत्रियों पर जताया भरोसा। पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ताओं को संबोधन। कहा, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अगले 5 साल करेंगे और कड़ी मेहनत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी जताया जनता का आभार। जम्मू कश्मीर बीडीसी चुनाव में 217 सीटों पर निर्दलियों की जीत। 81 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। 310 में से 27 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद हुए चुनाव में रिकॉर्ड 98.3% मतदान। और 5 दिन तक चलने वाले रोशनी के त्योहार दीपावली के आज से शुरुआत। धनतेरस पर सजे बाजार, बर्तनों और सराफा की दुकानों पर रौनक। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद सरकार गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। हम दिखाएंगे आपको दोनों राज्यों की राजनीतिक सरगर्मियों से जुड़ी खबर, लेकिन शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अजरबैजान दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 दिनों की अजरबैजान यात्रा पर हैं, जहां वो आज गुट निरपेक्ष देशों के 18वें शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। समकालिक विश्व के समक्ष चुनौतियों के समाधान के लिए साझा प्रयासों के लिए बांगडुंग सिद्धांतों के साथ तर्कता 18वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का विषय रखा गया है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में समकालीन विश्व की चुनौतियों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भारत का पक्ष रखेंगे। शिखर सम्मेलन में समसामयिक मुद्दों जैसे आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, आर्थिक शासन और दक्षिण सहयोग पर चर्चा होगी। साथ ही उपराष्ट्रपति गुट निरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन से पहले उच्च अधिकारी स्तर और मंत्री स्तर की अलग बैठकें भी होंगी। उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन और उपराष्ट्रपति के सचिव IV सुब्बाराव भी शामिल हैं। इससे पहले अजरबैजान की राजधानी बाकू में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसियों समेत सभी देशों से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन शांति को बाधित करने और भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने भारत और अजरबैजान के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। अजरबैजान के बाकू में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज जब अजरबैजान की अर्थव्यवस्था तेल के अलावा दूसरे क्षेत्रों में विस्तार कर रही है, तो सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, अक्षय ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के आर्थिक सुधारों की वजह से आज भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। We have repeated archaic laws to improve ease of doing business. Even today, you might have seen the latest World Bank report. India has further jumped in ease of doing business ranking. And everywhere, I've been going around different countries in the recent past. Everywhere, there's a new found of enthusiasm, recognition, and respect for India, particularly the reforms that are being taken up by the government in the recent years. We have replaced the red tape with the red carpet. Earlier people used to complain red tape means delay. Now it's red carpet
whoever want to invest in India, they are being received with red carpets, ease of approvals, ease of doing business. That is the order of the day. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों समेत सभी देशों से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन शांति को बाधित करने और भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने का मकसद राज्य के लोगों को वही लाभ देना है जो अन्य भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। This is a step towards development of that particular state. You must have heard of the 3 Ds which stand for democracy, demand and demographic dividend. The Indian diaspora is the 4th D. And I wish to reiterate here that you are a very important component of India's march to an inclusive, equitable and prosperous nation. This change that has been made about Jammu and Kashmir has been made by the Parliament. उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के नागरिकों के बीच आदान प्रदान और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर डाक टिकट जारी करने के लिए अजरबैजान सरकार और नागरिकों के प्रति आभार जताया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत सैयद अकबरुद्दीन समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। I'm extremely happy to see a vibrant Indian community which contributes positively to the social and economic progress of this beautiful country. It's a matter of pride that have excelled in your respective professions and became assets of this country. Even though there are only about 1,300 to 1,400 Indians in this country, your collective efforts in promoting our culture and heritage is well noticed and deeply appreciated by the local community. इससे पहले अजरबैजान पहुंचने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का भव्य स्वागत किया गया। अजरबैजान के उप प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। अजरबैजान की राजधानी बाकू से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और आइए अब देखते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद दोनों राज्यों में सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। नतीजे आने के बाद दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें चुनाव नतीजों पर चर्चा की गई। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को दोनों राज्यों में सरकार बनाने को लेकर कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। चुनाव नतीजों में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है, जबकि हरियाणा में बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे 6 और विधायकों की जरूरत है, जिसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को 10 सीटें मिली हैं। आज दिल्ली में जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें पार्टी आगे की रणनीति पर निर्णय लेगी। हरियाणा में 9 सीट निर्दलीय और अन्य के खाते में गई हैं। जो भी निर्दलीय या जो भी कोई और पार्टी के अगर लीडर हैं वो हमें बिना शर्त समर्थन देना चाह रहे हैं, तो मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं को उसके बारे में अवगत करा दिया है। वो लोग उनसे कांटेक्ट में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो अब क्या उनकी बातचीत है, वो किस तरह से जो है वो बिना किसी शर्त के समर्थन उनको दे रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे वरिष्ठ नेता आप लोगों को बता सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के सभी नतीजे घोषित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 288 सीट वाली विधानसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी शिवसेना को 161 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 99 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य के खाते में 29 सीटें गई हैं। वहीं हरियाणा के नतीजों की अगर बात करें तो 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के नतीजों में सत्तारूढ़ बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस को 31 सीटें मिली हैं। जननायक जनता पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली है,
जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें गई हैं। दोनों राज्यों में पार्टियों को मिले वोट शेयर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 26% वोट मिले हैं, जबकि शिवसेना को 17% लोगों ने वोट किया है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मिलाकर 43% वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस को 16%, एनसीपी को 17% वोट मिले हैं। दूसरे दलों और अन्य के खाते में 24% वोट गए हैं। वहीं हरियाणा के वोट शेयर को देखें तो बीजेपी को 36% वोट मिले हैं, कांग्रेस को 28% वोट मिले हैं, बीएसपी ने 4%, जबकि आईएनएलडी ने 2% वोट हासिल किए हैं। जननायक जनता पार्टी और अन्य को 30% वोट मिले हैं। और चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दोनों ने बीजेपी की शानदार जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता के प्रति आभार भी जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा के लोगों ने बीजेपी और उसके मुख्यमंत्रियों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अगले 5 साल और कड़ी मेहनत करेंगे। महाराष्ट्र में हमें गत चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हरियाणा में हमें गत चुनाव में सिर्फ 2 सीटों का बहुमत मिला था। उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, ईमानदारी के साथ राज्य के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए अविरत कार्य करते रहे और उसका परिणाम है कि आज दोबारा जनता ने उन पर विश्वास जताया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि दोनों राज्यों की जनता ने बीजेपी सरकार के काम पर मुहर लगाई है। हरियाणा में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 3% ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जनता के प्रति आभार भी जताया। मैं हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आज मैं आप सबके माध्यम से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को इस बात की विशेष बधाई देना चाहता हूं कि मोदी 2 में पहले दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर आगे बढ़ गई। और बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। जम्मू कश्मीर बीडीसी अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है, जिसमें 217 निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं। वहीं बीजेपी ने 310 प्रखंडों में से 81 में जीत दर्ज की है। निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक 283 प्रखंडों पर चुनाव हुए, क्योंकि 27 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने 8 प्रखंडों में जीत दर्ज की। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव में 98.3% मतदान दर्ज किया गया। राज्य के 27 प्रखंडों के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। कश्मीर क्षेत्र के 10 जिलों में मत प्रतिशत 93.65% था और जम्मू क्षेत्र के 10 जिलों में 99.4% मतदान हुआ। अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव था। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे को चालू करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 12 नवंबर को गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष से पहले कॉरिडोर 9 नवंबर से खोल दिया जाएगा।
अब इस गलियारे के जरिए भारत के सिख श्रद्धालु पाकिस्तान में स्थित पवित्र गुरुद्वारा दरबार साहिब तक जा पाएंगे। समझौते पर हस्ताक्षर करने संबंधी कार्यक्रम का आयोजन पाकिस्तान भारत सीमा पर करतारपुर 0 पॉइंट पर हुआ। भारत की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी SCL दास ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं पाकिस्तान की ओर से वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने दस्तखत किए हैं। समझौता होने के साथ ही करतारपुर कॉरिडोर के लिए तीर्थयात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। इस मौके पर संयुक्त सचिव SCL दास ने कहा कि भारत की ओर से हाईवे और पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग समेत तमाम आवश्यक बुनियादी ढांचों का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है। समय से कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा। So with the signing of the agreement today, we have a formal framework for operationalization of the Kartarpur Sahib corridor. So the stage is now set for operationalization of this facility by Government of India at a designated date. Briefly, we have agreed under the agreement today that Indian pilgrims of all faiths and persons of Indian origin, they can use the corridor. The travel will be visa free. Pilgrims need to carry only a valid passport under this agreement. भारत ने पाकिस्तान द्वारा विदेशी राजनयिकों को POK ले जाने को खुला दुष्प्रचार करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा अपने दूतावासों में स्थापित कश्मीर प्रकोष्ठों की गतिविधियों के खिलाफ विदेशी सरकारों को भी आगाह किया। मंत्रालय ने कहा कि इस नई इकाई का उद्देश्य दुष्प्रचार के आधार पर लोगों को कट्टरपंथी बनाना है। भारतीय तोपों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में विदेशी राजनयिकों को दौरे पर ले गया था और इस पर टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि सर्वविदित है कि आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड नियंत्रण रेखा के करीब हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए किया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर बनी 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नाश्री सुरंग का नामकरण किया है। अब ये सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जानी जाएगी। ये कार्यक्रम संसद मार्ग स्थित परिवहन भवन में हुआ, जहां PMO में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। सुरंग के नामकरण के मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये सिर्फ सुरंग का नामकरण नहीं हुआ, बल्कि ये एक श्रद्धांजलि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक देश एक विधान और एक प्रधान के नारे पर न्योछावर कर दिया। स्वाभाविक रूप से हमारी देश की रोड की लॉन्गेस्ट टनल स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत महत्वपूर्ण है, जो 9 किलोमीटर है और 31 किलोमीटर डिस्टेंस कम करती है। पहली बार औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर का कोई समारोह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जा रहा है, और वो भी एक ऐसे टनल का नामकरण जिसे आज एशिया का एक स्टेट ऑफ द आर्ट टनल के मानने में के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को सऊदी अरब के 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान तेल और गैस, नवीनीकरण ऊर्जा और नागरिक उड्डयन समेत विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित मजबूत करने के लिए अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। जिन अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे उनमें भारत सऊदी अरब कूटनीतिक साझेदारी परिषद की शुरुआत करना, रुपे कार्ड शुरू करने पर समझौता, ज्ञापन और दोनों देशों की ई-प्रवास प्रणाली के बीच समन्वय लाने पर अलग समझौता भी शामिल है। दोनों पक्ष रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में प्रधानमंत्री सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के भावी निवेश पहल के 3रे संस्करण को भी संबोधित करेंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi is paying an official visit to Saudi Arabia on 29th October 2019 at the invitation of King of Saudi Arabia, His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Prime Minister will be attending the 3rd session of the Future Investment Initiative Forum in Riyadh on 29th October 2019,
where he will deliver the keynote address. There will also be a bilateral segment to his visit, where he will meet His Majesty the King, as well as hold delegation-level talks with His Royal Highness Mohammed bin Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia. Later that afternoon, Prime Minister will be addressing the FII plenary session. This will be followed by a banquet dinner hosted by His Royal Highness the Crown Prince. Prime Minister will be leaving for Delhi the same night. केंद्रीय स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश को 2024 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का अहम योगदान रहेगा। आने वाले समय में देश के विकास को गति देने के लिए ग्लोबल बायो इंडिया 2019 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 देशों के 3,500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस समिट का मकसद दुनिया के लिए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अवसरों का प्रदर्शन करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ मिलकर दिल्ली में 21 से 23 नवंबर को किया जा रहा है। ग्लोबल बायो इंडिया 2019 जैव विनिर्माण परीक्षण और दवा खोज, क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में अवसरों और महत्वपूर्ण चुनौतियों पर जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के आगे के रोड मैप पर विचार विमर्श किया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई आज $51 बिलियन की इकोनॉमी है भारत की। उसको अगले कुछ ही सालों में 2025 तक हम उसको $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमें आने वाले 5 सालों के अंदर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक भारत को पहुंचाना है, उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कराना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2019-20 की लिस्ट में भारत 63वीं रैंकिंग पर आ गया है। भारत की रैंकिंग में 14 पायदान का सुधार हुआ है। 2018-19 की लिस्ट में भारत की 77वीं रैंक थी, जबकि साल 2017 में भारत 100वें स्थान पर था। भारत लगातार तीसरे साल अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 10 सुधारक देशों में शामिल हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की रैंकिंग के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्ल्ड बैंक के सर्वे में पहले बेंगलुरु और कोलकाता का प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन अब बेंगलुरु और कोलकाता के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में गुरुवार को 74वें संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी को याद किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा ने अहिंसा और शांति का पाठ सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पढ़ाया। साथ ही उन्होंने हमेशा सतत विकास पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र के 75वें स्थापना दिवस के लिए लोगों को भी लॉन्च किया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने यूएन न्यूज के हिंदी संस्करण का भी शुभारंभ किया। The 74th anniversary of the Mahatma by a very apt theme, through a very apt theme, Gandhi and sustainability. I think you have captured the essential core of what is happening today, not only in India, but I believe in the global community. The fact that he was able to undertake social mobilization through non-violence, that he was able to motivate not just a country, but through his ideas an entire range of national movements throughout the world. आज धनतेरस है। धनतेरस पर सोने चांदी की चीजों के अलावा बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस पर्व को लेकर खासा उत्साह रहता है, इसलिए बाजारों में रौनक छाई है। धनतेरस को मां लक्ष्मी और कुबेर के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन घर के बाहर दीपक जलाने की भी परंपरा है। दरअसल दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर खत्म होता है। धनतेरस का अर्थ होता है धन और तेरस। इस मौके पर दुबई में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं संसद के जीएमसी बालयोगी सभागार में राज्यसभा सचिवालय कर्मचारी क्लब की ओर से कल दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
क्लब के संरक्षक और राज्यसभा के महासचिव तेज दीपक वर्मा ने इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर सचिवालय के कर्मचारियों का हौसला बुलंद किया। इस मौके पर कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर हरियाणा और राजस्थान के लोक कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं आपको और आपके पूरे परिवार को। जो हमारा किसान है वो इस समय फसलें उसकी तैयार होती हैं, उसका घर धन धान्य से पूर्ण होता है, तो ही सेलिब्रेट्स इन दिस वे। सो इट्स an occasion for celebration. So everybody is celebrating and we also are celebrating and I wish you all the best for these celebrations. यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और जिसमें हमारे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भेजे गए कलाकारों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके लिए मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज़। नमस्कार।